हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ के द्वारा संचालित की जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ नंबर 3 और पाठ नंबर 3 का तीसरा पद्यांश पढ़ रहे हैं, है ना। ये तीसरा कवित्त है। कवित्त एक छंद होता है लालाओ, और कवित्त छंद की जो विशेषता होती है वो ये होती है कि इसमें कुल 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? कुल 31 वर्ण, और 16-15 पर यति होती है, यानी कि पहली लाइन में 16 वर्ण होते हैं और दूसरी लाइन में 15 वर्ण होते हैं। एक बार गिनकर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने वर्ण हो गए? पहली लाइन में 16 वर्ण, दूसरी लाइन में कितने वर्ण होने चाहिए? 15 वर्ण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 यानी कुल मिलाकर के 31 वर्ण मनहरण छंद में होते हैं। ठीक है ना। कवित्त छंद जो है ना, इसे मनहरण के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मनहरण के नाम से भी। ठीक है। अब लालाओ, इस कवित्त में रात्रि काल में और जो चांदनी रात है उस चांदनी रात का वर्णन किया गया है कि रात्रि में जो चांदनी रात होती है उस चांदनी रात का प्रभाव जो है किस तरह सुंदर लगता है, चांदनी रात का सौंदर्य किस तरह का हुआ करता है, उस सब का वर्णन जो है इस छंद में किया गया है, इस कवित्त में किया गया है। तो देखिए, कवि कल्पना करके लिख रहा है कि फटिक शिलानीसो सुधारो सुधा मंदिर। इसमें फटिक का मतलब होता है स्फटिक शिलाओं से। स्फटिक का मतलब होता है संगमरमर पत्थर। फटिक शिलानी का मतलब क्या हो गया? संगमरमर पत्थर। ठीक है। सुधारो का मतलब होता है बनाना। सुधा का मतलब होता है अमृत के तुल्य, अमृत के समान। मंदिर का मतलब मंदिर। उदधी दधी, उदधी का मतलब होता है समुद्र, और दधी का मतलब होता है दही। ठीक है। अधिकाई उमंगे अमन, इसका मतलब होता है उमंग होना, यानी कि उफन्ना। ठीक है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव, यहाँ बाहर का मतलब बाहर, भीतर का मतलब अंदर, भीति का मतलब दीवार, भित्ति। ठीक है। दूध जानते ही आप, फेन का मतलब होता है झाग, फैलियो का मतलब फैलना, आंगन मतलब आंगन, फरस मतलब आंगन की फरस पर। तारासी तरुणी, तरुणी का मतलब होता है युवती। ठाड़ी का मतलब होता है खड़ी होना। झिलमिली का मतलब झिलमिलाहट होना। ठीक है। पढ़ते देखिए। फटिक शिलानीसो सुधारो सुधा मंदिर। कवि कल्पना करते हुए कह रहा है रात्रि काल में कि भाई पूरा आसमान, धरती और आसमान सब कुछ ऐसा नजर आ रहा था रात्रि के समय, चांदनी रात के कारण, जैसे स्फटिक शिलाओं से कोई मंदिर बना दिया गया हो। यानी कि स्फटिक शिलाओं से, संगमरमर पत्थर से जब मंदिर बनाया जाता है तो संगमरमर पत्थर से उसमें सारे मंदिर में, उसके दाईं तरफ, बाईं तरफ, ऊपर नीचे, सब जगह जो पत्थर काम में आता है, जो शिला काम में आती है, वो किसकी आती है? संगमरमर की ही आती है। तो चारों ओर से देखने पर ऐसा नजर आता है। कैसा? जैसे उस मंदिर को किससे बनाया हो? स्फटिक शिलाओं से बनाया गया हो। जैसे कवि कह रहा है कि एक मंदिर है जो स्फटिक शिलाओं से बनाया गया है, ऐसा लग रहा था। किसको देखकर? चांदनी रात को देखकर। उदैदी दधी कोसो अधिकाई उमगे अमंद, चारों तरफ ऐसा नजर आ रहा था जैसे दही का समुद्र उमड़ आया हो। यानी कि जैसे समुद्र है और दही का समुद्र हो, और दही का समुद्र उमड़ आया हो, दही का समुद्र उफन गया हो, ऐसा नजर आ रहा था। किसको देख करके? चांदनी रात को देख करके। क्योंकि जिस तरह जिधर भी देखा जाता था उधर चांदनी दिखाई देती थी, चंद्रिका दिखाई देती थी, प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा था।
वो प्रकाश की ज्योतियों के कारण वो ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कवि को जैसे चारों ओर क्या उफन गया हो, दही का समुद्र उफन गया हो। और दही का समुद्र जब उफनेगा तो सब और क्या लगेगा, सफेद सफेद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो वही कवि कह रहा है कि भाई एक फटिक शिलाओं से, जैसे स्फटिक शिलाओं से एक मंदिर को बना दिया गया हो, जिसकी सब और दीवारें किसकी बनी हो, स्फटिक शिलाओं की बनी हो, संगमरमर पत्थर की बनी हो, ऐसा नजर आ रहा था चांदनी के कारण। और चांदनी के कारण कैसा नजर आ रहा था, जैसे दही का समुद्र उमड़ाया हो और वो उफनता ही जा रहा हो, उसके झाग उफनते ही जा रहे हो और वो अभी भी मंद होने का, शांत होने का नहीं ले रहा हो, नाम ही नहीं ले रहा हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था चंद्रिका को देखकर, चांदनी रात को देखकर। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखी देव, कवि देव कहते हैं कि बाहर से देखने पर, यानी कि वो मंदिर इतना पारदर्शी था, जैसे वो मंदिर जैसे संगमरमर पत्थर का मंदिर हो, चाहे मंदिर को बाहर से देख लो चाहे भीतर को देख लो, बाहर से देखोगे तो बिल्कुल सफेद नजर आएगा, भीतर को देखोगे तो बिल्कुल सफेद नजर आएगा। यानी कि कवि कह रहा है कि बाहर ते भीतर लो भीति न दिखी देव, बाहर और भीतर उसमें कोई दीवार ही नहीं दिखाई दे रही थी, जिधर भी देखा जा रहा था उधर प्रकाश फैला हुआ था, उधर चांदनी रात की चंद्रिका जो थी वो फैली हुई थी। बाहर से देखने पर कवि कहता है कि भीतर की दीवार नहीं दिखाई दे रही थी और भीतर से देखने पर बाहर की दीवार नहीं दिखाई दे रही थी। यानी कहने का मतलब यह है, चारों ओर वही चंद्रिका, वही चांदनी रात फैली हुई थी। दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरस बंद, और आसमान में जो चंद्रमा चमक रहा था, आसमान के जो तारे चमक रहे थे, उन तारों का प्रकाश, तारों सहित चंद्रमा का प्रकाश जमीन पर पड़ रहा था और वो जमीन पर पड़ता हुआ प्रकाश ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दूध को सो फेन, फेन कहते हैं झाग को, जैसे जमीन पर क्या फैल रहा हो, दूध का झाग फैल रहा हो। यानी कि जैसे जमीन पर, धरती पर दूध का झाग फैला दिया जाए तो पूरी धरती कैसी नजर आएगी, एकदम सफेद नजर आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो ऐसा लग रहा था जैसे उस फटिक शिलाओं के मंदिर में, उस स्फटिक शिलाओं के बने हुए मंदिर में दूध का झाग बिखेर दिया हो। इस तरह से क्या लग रही थी, उस कमरे की या उस मंदिर की फरस लग रही थी। उस फरस का जो आंगन था वो आंगन ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उस आंगन में दूध का झाग बिखेर दिया गया हो, दूध का झाग फैला दिया गया हो। ऐसा इसलिए प्रतीत हो रहा था कि उस आंगन में, धरती के आंगन पर क्या पड़ रहा था, चंद्रमा की चांदनी का प्रकाश पड़ रहा था और उस चांदनी के प्रकाश के पड़ने के कारण धरती भी ऐसी लग रही थी जैसे उस स्फटिक शिलाओं के बने मंदिर में दूध का झाग बिखेर दिया गया हो। तारासी तरनी तामे ठाडी झिलमिली होती, और कवि कल्पना कर रहा है जैसे उस स्फटिक शिलाओं के बने मंदिर में जैसे कोई युवती खड़ी हो, राधा रानी खड़ी हो, और उस राधा के जो वस्त्र हैं उन वस्त्रों में क्या मच रही हो, झिलमिलाहट मच रही हो। वैसे ही पूरी चांदनी जो थी वो किसके समान लग रही थी, राधिका के समान सुंदर लग रही थी। और उसके चारों ओर जो आकाश गंगा के चारों ओर जो तारे थे वो तारे चमक रहे थे, वो तारे ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे उस राधिका के कपड़ों में, लत्तों में क्या हो रहा था, उसके वस्त्रों में झिलमिलाहट मच रही हो। उसके वस्त्र जो थे वो चमकीले हो रहे थे, किसके कारण हो रहे थे, वो तारों के कारण। मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, और जैसे फूल जो होता है, मल्लिका जो पुष्प होता है, मल्लिका एक फूल का नाम है, जैसे मल्लिका की सुगंध में उसका मकरंद मिला रहता है, मकरंद की खुशबू उस मल्लिका के फूल से क्या नहीं होती, अलग नहीं होती। दोनों मिलकर के ही वो क्या बनते हैं, सुगंध चारों ओर बिखेरते हैं। तो जैसे मल्लिका पुष्प की गंध में, की सुगंध में उनका पराग मिला होता है, मकरंद मिला होता है, उसी प्रकार से चंद्रमा की चांदनी में तारों का प्रकाश मिला हुआ था। तारों का प्रकाश और चंद्रमा का प्रकाश मिलकर के क्या कहला बन रहा था, चारों ओर चांदनी बिखेर रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। आरसी से अंबर में आबासी उजारी लगे, कवि कह रहा है
आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। और कवि ये कह रहा है कि भाई जो चांदनी रात जो फैली हुई थी, आरसी का मतलब चांदनी, आसमान से लेकर के धरती तक, आसमान से लेकर के धरती तक चारों ओर क्या नजर आ रहा था, एक नई आभा नजर आ रही थी, चारों ओर एक प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा था। प्यारी राधिका को प्रतिम सो लागत चंद, और चंद्रमा ऐसा लग रहा था जैसे राधिका का क्या हो, जैसे राधिका की कोई प्रतिबिंब हो, राधिका की मूर्ति किसमें खड़ी हो, उस मंदिर में खड़ी हो। और उस जैसे कवि कल्पना कर रहा है कि जैसे स्फटिक शिलाओं का मंदिर हो, और स्फटिक शिलाओं के मंदिर में क्या हो, एक मूर्ति लगी हो, और वो मूर्ति किसकी लगी हो, राधिका की लगी हो, और उस राधिका की चुनरी में चारों ओर क्या जड़े हों, हीरे मोती नगीने जड़े हों, और उनका प्रकाश चारों ओर फैल रहा हो। ऐसे ही कवि कह रहा है कि आसमान में चमकने वाला जो चंद्रमा था वो ऐसा लग रहा था जैसे प्यारी राधिका का क्या हो, प्रतिबिंब हो, और उसके चारों ओर चमकने वाले जो तारे थे वो लग रहे थे जैसे उस राधिका की चुनरी में, उस राधिका के वस्त्रों में क्या हो, हीरे मोती नगीने जड़े हुए हों, और उनका प्रकाश चारों ओर फैल रहा हो। तो यहाँ इसमें चांदनी रात का वर्णन कवि कर रहा है, रात्रि काल में चमकने वाली जो चांदनी है, जो चंद्रिका है, उसका वर्णन कर रहा है, और उसे जो उपमा दे रहा है वो किस तरह की दे रहा है, राधिका की उपमा दे रहा है, चांद को राधिका की उपमा दे रहा है। और चारों ओर जो चांदनी छिटकी हुई है, उस छिटकी हुई चांदनी को वो किसके समान बता रहा है, स्फटिक शिलाओं के समान, स्फटिक शिलाओं से बने हुए मंदिर के समान बता रहा है। एक बार फिर से देखिए, फटिक शिलानी सो सुधारो सुधा मंदिर, कवि कह रहा है कि चांदनी रात में चांदनी के फैलने के कारण, चांदनी बिखरने के कारण ऐसा लग रहा था जैसे स्फटिक शिलाओं से कोई मंदिर बना लिया गया हो, संगमरमर पत्थर से कोई मंदिर बना लिया गया हो, और प्रतीत ऐसा हो रहा था जैसे दही का समुद्र उमड़ आया हो। यानी सब और चांदनी ऐसे फैली हुई थी जैसे दही का समुद्र उफन रहा हो और वो शांति नहीं हो रहा हो। यानी सब और जहाँ भी नजर जाती थी वहाँ प्रकाश दिखाई देता था, चांदनी की चंद्रिका दिखाई देती थी, आभा दिखाई देती थी। बाहर से भीतर लो भीती न दिखी देव, दीवारें नहीं रही थी, यानी कि बाहर से देखने पर भीतर कुछ दिखाई नहीं देता था, भीतर देखने पर बाहर दिखाई नहीं देता था, जिधर भी देखते थे उधर दीवारें खत्म हो जाती थी। यानी एक प्रकार से प्रकाश ही प्रकाश सब और नजर आता था, चांदनी ही चांदनी सब और नजर आती थी। दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरसबंद, और उस धरती पर चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा की चांदनी इस तरह फैली थी जैसे किसी मंदिर में, जैसे किसी संगमरमर पत्थर के मंदिर में क्या फैल गया हो, उसकी छत पर, उसके नीचे की फरस पर दूध का झाग फैल गया हो। मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, और चंद्रमा के प्रकाश में, यानी चंद्रमा की चांदनी में तारों का प्रकाश ऐसे मिल गया था और मिलकर के अपनी आभा बिखेर रहा था, अपनी चमक बिखेर रहा था, जैसे मल्लिका की सुगंध में उनका मकरंद मिल गया हो। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, चारों ओर सुंदरता छाई हुई थी, यानी कि उस मंदिर की शोभा बन गई थी, और आसमान और धरती के बीच में चमकता हुआ चंद्रमा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई राधिका का प्रतिबिंब हो, और राधिका के प्रतिबिंब में, राधिका की मूर्ति में क्या लगे हों, अनेक सारे गहने, अनेक सारे मोती, हीरे, ये सब उसमें लगे हुए हों, और चारों ओर क्या बिखेर रहे हों, चांदनी बिखेर रहे हो। तो यहाँ कवि ने प्रकृति का एक प्रकार से मानवीकरण भी किया है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा है ना, श्रृंगार रस है और माधुर्य गुण है। ठीक है, ये इसका काव्य सौंदर्य है। लाओ, ये कविता अपनी पूरी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कविता पढ़ेंगे।